Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, इस वीडियो में BPCC 103 की यूनिट 3 कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस को कवर करेंगे हम लोग। और इसमें हम लोग इंटेलिजेंस क्या होती है, उसको किस तरीके से मेजर करा जाता है, उसके क्या क्या थ्योरीज हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सो बिना देर लगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंटेलिजेंस, डिफाइनिंग इंटेलिजेंस। तो जब भी हम इंटेलिजेंस वर्ड सुनते हैं तो इससे हम समझते क्या है कि इंटेलिजेंस क्या होती है, क्योंकि जो भी इंसान है जो अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेता है ना, डिसीजन बहुत अच्छे ले लेता है, तो वो इंसान क्या है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और जो इंसान है जो मेंटल एक्टिविटीज़ में इतना एक्टिव नहीं है ना, या फिर जिसकी मेंटल एक्टिविटीज़ काफ़ी पुअर है, वो लेस इंटेलिजेंट है या फिर वो इंटेलिजेंट नहीं है, हम लोग ये कंसिडर करते हैं। बट इन जनरल जो इंटेलिजेंस का जो इंटेलिजेंस क्या है, इन जनरल इंटेलिजेंस अंडरलाइज हाउ वेल वी लर्न, प्लान, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजंस। कि हम लोगों ने क्या मान रखा है कि इंटेलिजेंस क्या होता है कि हम कितने अच्छे से लर्न करते हैं, प्लान करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, फिर डिसीजन किस तरीके से बनाते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में इंटेलिजेंस का काफ़ी बड़ा रोल है, काफ़ी ज़रूरत होती है उसकी। और इंटेलिजेंस जो वर्ड है, जो ये इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है, जो कंस्ट्रक्ट है, इसको हम छू नहीं सकते, इसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हमें कुछ टेस्ट का यूज़ करना पड़ता है किसी के इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। ओके, सो कोई भी एक क्लियर डेफिनेशन तो अभी नहीं मिली है। अभी भी जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो एक सिंगल डेफिनेशन इंटेलिजेंस की ढूंढ रहे हैं जिस पर वो सब लोग अग्री कर सके। ठीक है, तो इसके डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशंस दी हुई हैं, बुक में भी काफ़ी डेफिनेशंस हैं। हाउएवर एक कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस रेफर्स, लेकिन एक ऐसी डेफिनेशन जो सबने थोड़ी बहुत उसको एक्सेप्ट करा है, वो क्या है, रेफर्स टू दी एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम वंस एक्सपीरियंस। कि हमारे एक्सपीरियंस से हम क्या क्या चीज़ें लर्न कर सकते हैं, हमारी एबिलिटी अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को लर्न करने की, नॉलेज एक्वायर करने की, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनका हम कितने अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं कि हम अपनी नई सिचुएशंस में, है ना, कोई भी प्रॉब्लम है उसमें हम सर्वाइव कर सकें, एक नई सिचुएशन को हम अडॉप्ट कर सकें। ये होती है हमारी इंटेलिजेंस। साइकोलॉजिस्ट आर ओपिनियन दैट द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस शुड इंक्लूड स्किल्स वैल्यूड बाय द कल्चर और सोसाइटी इन विच वन लिव्स। अब साइकोलॉजिस्ट को ये भी लगता है कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है उसकी जो डेफिनेशन है उसके अंदर हमें स्किल्स जो कि हमारी कल्चर के, सोसाइटी के, जिस भी सोसाइटी में कल्चर में हम रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी स्किल्स हैं, जो भी हमारी वैल्यूज़ है, उस सबको भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। एंड द अबव सेड कैरेक्टरिस्टिक्स आर दोज विच द पीपल नीड टू बी एबल टू सर्वाइव इन देयर कल्चर। और जो ऊपर हमने जो डेफिनेशन में जितने भी एबिलिटी टू वंस एक्सपीरियंस, एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम वन एक्सपीरियंस, एक्वायरिंग नॉलेज, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये हमारे कल्चर में हमें सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, कल्चर गिव्स द कॉन्टेक्स्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। जो हमारा कल्चर होता है वो हमारे इंटेलिजेंस को डेवलप करने में ज़रूरी होता है। Western culture promotes skills of performance, speed, achievement, motivation. In contrast, Indian culture emphasizes self-reflection and connectivity with people. अब जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है, उसका वो जो कल्चर है वो इंटेलिजेंस में क्या प्रमोट करता है कि हमारी परफॉर्मेंस का जो स्किल्स है वो इन्हेंस हो सके, उसको प्रमोट करता है। हमारी स्पीड, हम कितना अचीव कर रहे हैं, अचीवमेंट, मोटिवेशन, ये सबको काफ़ी प्रमोट करता है। जबकि हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता है, हमारा इंडियन कल्चर हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन को, हम लोगों से कितना कनेक्ट कर पाते हैं, सोशियबिलिटी, इसको ज़्यादा प्रमोट करता है। तो ये था इंटेलिजेंस। अब आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपको इंटेलिजेंस को डिफाइन करना है, तो आपको क्या है कि इंटेलिजेंस के बारे में बता देना कि इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हो। इंटेलिजेंस एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है जिसमें कि लोगों को क्या लगता है कि इंटेलिजेंस जो भी इंसान जिसकी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग अच्छी है, ठीक है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा है, डिसीजन मेकिंग में अच्छा है, उसकी इंटेलिजेंट, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, और साइकोलॉजिस्ट ने क्या एक कॉमन डेफिनेशन है साइकोलॉजी की, definition of intelligence refers to ability to learn from one's experience, acquiring knowledge, using resources effectively and adapting to new situation और problem solving। तो ये है। और यहाँ पर बहुत सारे हमें डेफिनेशन दे रखे हैं डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की, कोई भी एक डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी और एज इट इज़ उसका एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ये तो हो गई कि आपको इंटेलिजेंस को आपने डिफाइन करा है। और ये जो आपका डिफाइनिंग इंटेलिजेंस वाला जो टॉपिक है ये आपका 3 to 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। ज़्यादातर चांसेस है कि 3 मार्क्स में आए और इसके साथ वो एक और टॉपिक आपको जोड़ दे कि मेजरिंग इंटेलिजेंस, कि आप इंटेलिजेंस को मेजर किस तरीके से कर सकते हैं। तो डिफाइनिंग इंटेलिजेंस आपका 3 मार्क्स में आएगा, उसमें आपको बस इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं और उसके क्लियर जो भी साइकोलॉजिस्ट ने डेफिनेशन दे रखी है, 5-6 डेफिनेशन से आपको कोई भी एक एक्यूरेट डेफिनेशन आपको याद करनी है, वो लिखनी है। उसके बाद आपका टॉपिक है मेजरिंग इंटेलिजेंस, कि आप इंटेलिजेंस को मेजर कैसे करते हो। ठीक है, तो अब इंटेलिजेंस क्या है, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं है कि आप एक्सरे करोगे आपके इंटेलिजेंस निकल करके आ गया, आपको टेस्ट करने पड़ते हैं। अब मेजरिंग इंटेलिजेंस, the concept of measurement of intelligence started when educators in France attempted to identify children who were unable to learn as quickly or as well as others in school। अब जो ये इंटेलिजेंस को मेजर करने की बात थी, ये कहाँ से निकली कि जो फ्रांस में कुछ एजुकेटर्स थे उन्होंने क्या पाया कि भाई कुछ चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि इतनी जल्दी लर्न नहीं कर पाते हैं,
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो बहुत जल्दी लर्न कर पाते हैं और कुछ है कि जो नहीं कर पाते थे जल्दी से याद चीज़ों को, ठीक है, इतनी जल्दी समझ नहीं पाते। तो वहाँ पर वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे। अब क्या हुआ कि जो अल्फ्रेड बेनेट है और उनके कलीग हैं और साइमन, ये दो नाम, बेनेट एंड साइमन, इन्होंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट को डिज़ाइन करा। अब उससे क्या मेथड मिलती है इंटेलिजेंस टेस्ट से कि जो फास्ट लर्नर है और जो स्लो लर्नर है उनके बीच में भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और साथ ही जो दूसरे चिल्ड्रन हैं डिफरेंट डिफरेंट एज के, उनके इंटेलिजेंस को भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। और वहाँ पर इन्होंने कंसेप्ट दिया मेंटल एज का, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने कंसेप्ट दिया मेंटल एज का। और जो ये बात है, बिनेट एंड साइमन इन्होंने 1916 में पहला इंटेलिजेंस टेस्ट डिज़ाइन करा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये ज़रूर लिख करके आना है। और मेंटल एज अब है क्या? अब देखो, एक तो होती है हमारी क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको बायोलॉजिकल एज भी बोलते हैं कि आप अभी 20 साल के हो, 18 साल के हो, 19 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, ये हो गई आपकी क्रोनोलॉजिकल एज या फिर बायोलॉजिकल एज बोलते हैं इसको। और एक होती है आपकी मेंटल एज कि आपके ब्रेन की क्या एज है, ठीक है, आपकी मेंटल प्रोसेसेस एक 20 साल के इंसान जितनी ही है, जो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है क्या उतनी ही है या उससे कम है या उससे ज़्यादा है, वो आपकी मेंटल एज है, ठीक है। जैसे कोई 8 साल का बच्चा है, उससे आप 10 साल के बच्चे के क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, क्या वो अटैम्प्ट कर पा रहा है, क्या उसको बता पा रहा है, ठीक है। उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 8 ही है, 8 ईयर्स ही है, बट क्या उसकी मेंटल एज भी 8 ईयर्स है, ये हम पता लगाते हैं। मेंटल एज इज़ अ मेजर ऑफ पर्सनस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मेंटल एज क्या है कि हम किसी भी पर्सन की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि उसके ब्रेन की, उसकी कॉग्निटिव प्रोसेसेस की, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कितनी हुई है उसके एज ग्रुप के बच्चों के अकॉर्डिंग, उसके एज ग्रुप के लोगों के कंपैरिजन में, ठीक है। हम 8 साल के, अगर हम 10 साल के किसी इंसान की, 10 साल के बच्चे की अगर मेंटल एज जानना चाह रहे हैं, ठीक है, उसका आईक्यू जानना चाह रहे हैं, तो हम उसी के एज के बच्चों से उसे कंपेयर करेंगे। अगर 10 साल का बच्चा, उसका कंपैरिजन हम एक 20 साल के या 25 साल के इंसान से उसका कंपैरिजन करने लग जाए, तो वहाँ पर उसका कोई सेंस नहीं बनता है। हम आईक्यू उसका कहाँ निकालेंगे, किसके कंपैरिजन में निकालेंगे, उसी के एज ग्रुप के बच्चों में, कि क्या उसके एज ग्रुप के बच्चे जो काम कर पा रहे हैं क्या वो कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर हम उसकी मेंटल एज निकालेंगे। A mental age of 8 means that a child's performance on an intelligence test equals the average performance level of group of 8 years old. अगर हमने एक आईक्यू टेस्ट करा है, ठीक है, किसी भी इंसान पे, और उस आईक्यू टेस्ट में हमें क्या पता चला है कि इस इंसान की मेंटल एज 8 ईयर्स है। अभी हमें उसकी क्रोनोलॉजिकल एज नहीं पता है, हम उसकी बात नहीं करें, हमें सिर्फ इतना पता है कि हमने इसका आईक्यू टेस्ट करा है, इस इंसान के आईक्यू टेस्ट में इसकी मेंटल एज 8 आई है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो इंसान है, ये 8 साल के बच्चे के जितने भी परफॉर्मेंस लेवल होता है, ठीक है, जितना भी वो परफॉर्मेंस कर सकता है उतना यही इंसान कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ओके, तो ये हमें मेंटल एज पता चली उसकी कि इस इंसान की मेंटल एज 8 ईयर्स की है। लेट अस इमेजिन दैट अ चाइल्ड हु कैन आंसर क्वेश्चंस दैट एन 8 ईयर ओल्ड कैन आंसर, कैन वी टेल हाउ स्मार्ट ही और शी इज, नो, ही और शी इज। अब मान लो अब उसकी 8 ईयर्स की एज आई है, ठीक है, मेंटल एज 8 आई है, और हम ये भी कह रहे हैं कि भाई 8 साल का बच्चा जो काम कर सकता है वो सारे काम ये इंसान कर सकता है। क्या हम कह सकते हैं कि भाई ये इंसान इंटेलिजेंट है या नहीं? हो सकता है 20 साल का कोई पर्सन था, ठीक है, कोई 20 साल का था, हमने उसका मेंटल टेस्ट करा था, उसका टेस्ट करा था आईक्यू का, और उसमें उसकी मेंटल एज 8 आई है, तो क्या हम कहेंगे कि वो 20 साल का इंसान जिसकी मेंटल एज 8 आई है वो सारे अपने काम अच्छे से कर सकता है, वो इंटेलिजेंट है, उसका आईक्यू लेवल काफ़ी अच्छा है? हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उसकी जो एक्चुअल एज है, जो उसकी बायोलॉजिकल एज है, उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। उसकी बायोलॉजिकल एज क्या, क्रोनोलॉजिकल एज है उसकी 20, ठीक है, 20 ईयर्स का है वो, और उसकी मेंटल एज कितना है, 8, कि वो सिर्फ 8 साल के बच्चे जितना सारा काम कर सकता है, उससे वो अपनी एज के लोगों के हिसाब से, अपने ग्रुप के हिसाब से, अपने एज ग्रुप के लोगों के हिसाब से काम वो नहीं कर सकता। तो उसका आईक्यू उसके लोगों 20 साल के बच्चों के कंपैरिजन में, 20 साल के पर्सन के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो उसका आईक्यू कम आया है, उसकी इंटेलिजेंस कम है। वहीं पे अगर हमने जो ये आईक्यू निकाला, ये 8 जो मेंटल एज आई है, मेंटल एज जिसकी एज आई है, नॉट आईक्यू, जिसकी मेंटल एज 8 आई है, हो सकता है कि वो बच्चा 6 साल का हो, है ना। अब 6 साल का बच्चा है जिसकी क्रोनोलॉजिकल एज 6 है, बट उसकी मेंटल एज 8 आई है, ठीक है, अपनी क्रोनोलॉजिकल एज से 2 साल ज़्यादा, यानी कि वो 6 साल का बच्चा वो 8 साल के बच्चे के सारे काम कर सकता है, उसका परफॉर्मेंस लेवल 8 साल के बच्चे जितना है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इस बच्चे का आईक्यू ज़्यादा है, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो वहाँ पर हमें मेंटल एज तो मिल गई है, बट वहाँ पर हमें क्रोनोलॉजिकल एज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पता होना। तो अब क्या, मेंटल एज इंडिकेट्स नथिंग अबाउट वेदर द इंटेलिजेंस ऑफ द इंडिविजुअल इज हाई और लो इन कंपैरिजन टू अदर पीपल ऑफ द सेम एज। अब जो मेंटल एज है वो हमें ये नहीं बताती कि कौन सा कितना इंटेलिजेंट है या फिर कितना कम इंटेलिजेंस लेवल है उसका, उसके सेम एज ग्रुप के लेवल के हिसाब से, मतलब दूसरे एज ग्रुप के लेवल के हिसाब से, वहाँ पर हमें उसकी बायोलॉजिकल एज जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान, किसी की मेंटल एज 8 है, तो हम कह देंगे कि हाँ भैया 8 साल के बच्चों के कंपैरिजन वाले जितने भी काम होते हैं, जितने भी काम 8 साल का बच्चा कर सकता है, ये इंसान भी कर सकता है। तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कम इंटेलिजेंट है? हमें वो चीज़ पता चलेगी जब हमें उसकी बायोलॉजिकल एज भी पता हो। अब यहाँ पे क्या है, देन ओनली वी कैन रिलेट द मेंटल एज टू द एक्चुअल बायोलॉजिकल एज ऑफ द इंडिविजुअल। उसके बाद ही हम उसकी एक्चुअल आईक्यू हम उसको जानने की कोशिश कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। दिस गिव्स एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन। जब हम उसकी मेंटल एज और बायोलॉजिकल एज दोनों को कंपेयर करेंगे, उसके बाद हमें जो टर्म मिलती है, जो चीज़ मिलती है, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी कि आईक्यू।
दिस कंसेप्ट वॉज डिवाइज्ड बाय विलियम स्टर्न। अब जो ये विलियम स्टर्न थे, इन्होंने 1912 में आईक्यू का कंसेप्ट दिया था कि जब हम मेंटल एज और बायोलॉजिकल एज यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज को जब हम कंपेयर करेंगे, रिलेट करेंगे, उस टाइम पर जो हमें चीज़ निकल करके आएगी उसको हम बोलेंगे इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, आईक्यू। ये टर्म दी थी विलियम स्टर्न ने 1912 में। टर्मन इन 1916 यूज दिस कंसेप्ट विद रिवाइज बिनेट स्केल विच वॉज लेटर रिफर्ड एज स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल। अब जो टर्मन थे, इन्होंने 1916 में क्या करा कि ये जो टर्म थी आईक्यू, इसका यूज़ करा था, इस कंसेप्ट का यूज़ करा था बाइनेट स्केल में, रिवाइज बिनेट स्केल में, जिसको कि आगे चल करके हमने स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल का नाम दे दिया था। अब बात आ जाती है आईक्यू को कैसे मेजर करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होता है। आईक्यू में हमें दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक तो मेंटल एज हमें पता होनी चाहिए, वो हम टेस्ट से पता लगाएंगे मेंटल एज क्या है, और एक हमें क्रोनोलॉजिकल एज उसकी पता होनी चाहिए। फिर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे? ताकि हम पॉइंट हटा सके, डेसिमल को हटाने के लिए, उसका बस ये यूज़ है। और ताकि हमें जो भी आईक्यू है वो हमें एक होल नंबर में मिल जाए, इसलिए हम 100 से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो आईक्यू का फॉर्मूला क्या है? आईक्यू इज इक्वल टू MA डिवाइडेड बाय CA इंटू 100, यानी मेंटल एज हम लिखेंगे पहले, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे क्रोनोलॉजिकल एज से, फिर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल से भी समझा रखा है, जैसे कि यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल में हमें मेंटल एज दे रखी है 16, क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी है 13, और 100 से तो हमें मल्टीप्लाई करना ही है। तो हम क्या करेंगे कि मेंटल एज है 16, उसको हम ऊपर लिखेंगे, जैसे हमें आईक्यू निकालना है। 16 हमारी थी मेंटल एज, डिवाइड करेंगे हम क्रोनोलॉजिकल एज से 13 से, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हमारा आईक्यू क्या आएगा? हमारा आईक्यू आएगा 123। अब क्या है? एन आईक्यू स्कोर ऑफ 100 इज रिगार्डिंग एज एवरेज इंटेलिजेंस बिकॉज इन द केस ऑफ अ पर्सनस मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज इज इक्वल। अब क्या होता है कि जो 100 है ये क्या है? हमारा एवरेज इंटेलिजेंस, कि किसी इंसान की क्रोनोलॉजिकल एज भी बराबर है, उसकी मेंटल एज भी बराबर है। यानी कि कोई 10 साल का बच्चा है, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज भी 10 है और उसकी मेंटल एज भी 10 आई है, तो हमारा आईक्यू क्या आएगा? हमारा आईक्यू 100 आएगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि उसको जो 100 है, आईक्यू स्कोर अगर 100 आता है तो उसको हम एवरेज इंटेलिजेंस बोलते हैं, कि जितनी इंसान की क्रोनोलॉजिकल एज है उतनी ही उसकी मेंटल एज है, वो हो गया हमारा एवरेज इंटेलिजेंस। ठीक है। अब क्या होता है कि किसी किसी के साथ क्या हो सकता है कि उसकी मेंटल एज कम है और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आईक्यू स्कोर बिलो 100 जाएगा, 100 से कम उसका आईक्यू स्कोर जाएगा। और किसी की क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि कोई 10 साल का बच्चा है, उसकी मेंटल एज 12 साल के बच्चे जितनी है, तो वो 100 से ऊपर उसका स्कोर जाएगा। अब मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट में क्या होता है? मॉडर्न जो आज के टाइम में इंटेलिजेंट टेस्ट का हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें डेविएशन आईक्यू का यूज़ किया जाता है। रेशियो हम ये लोग यूज़ नहीं करते, हम डेविएशन आईक्यू यूज़ करते हैं। अब डेविएशन आईक्यू में होता क्या था? आईक्यू इज ऑब्टेन्ड स्टैटिस्टिकली फ्रॉम अ पर्सनस रिलेटिव स्टैंडिंग इन हिज और हर ग्रुप। हम क्या करते हैं कि जब भी हम आईक्यू निकालते हैं तो हम देखते हैं कि वो उसके एज ग्रुप के साथ के जितने भी लोग हैं, ठीक है, कोई 10 साल का बच्चा, वो 10 साल के सभी बच्चों में उससे उसको कंपेयर करते हैं, उसके इंटेलिजेंस को, फिर हम उसको आईक्यू बताते हैं, स्टैटिस्टिकली देखते हैं हम। In simpler words, they tell us how far above or below average the person's score was relative to other scores. अगर हम आसान शब्दों में देखें तो क्या होता है कि अगर किसी का आईक्यू आया 100, ठीक है, अब ये एवरेज इंटेलिजेंस है, कि उसका मेंटल एज, उसकी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बराबर है। बट अगर 100 आया है मतलब कि उसकी जो आईक्यू है, उसका जो आईक्यू स्कोर है वो बाकी 50% लोगों से ज़्यादा आया है। ठीक है, ये हमें जो आगे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को देखेंगे उसमें हमें ज़्यादा चीज़ समझ में आएगा, तो पहले हम वो देखते हैं। अभी नॉर्मल इंटेलिजेंस कर्व क्या है? नॉर्मल इंटेलिजेंस कर्व में हम लोग क्या करते हैं कि हमने पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी पॉपुलेशन है हमारे पास, सबका हमने आईक्यू निकाला है। ठीक है, अब जो जिन भी मैक्सिमम लोगों का जो आईक्यू होता है वो 100 के पास आता है। ठीक है, एवरेज जो लोग हैं उनका जो आईक्यू है वो 85 to 115, ये जो ग्रीन कलर का जितना शेडेड एरिया है इसके बीच में आता है। ठीक है, अब जो नॉर्मल आईक्यू, जो एवरेज आईक्यू है वो क्या है? 100। ठीक है, जो मेंटल एज है वही हमारी क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज क्या है, दोनों बराबर है, तो हमारा स्कोर क्या आता है? आईक्यू का 100 आता है। तो एवरेज जो लोग हैं, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो हमारी इस ग्रीन एरिया के अंदर, यानी कि एवरेज आईक्यू, एवरेज इंटेलिजेंस के अंदर हमारी आती है, एवरेज आईक्यू स्कोर के अंदर। ठीक है, अब जिसका भी स्कोर, अब हम जो मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट में जो हम आईक्यू बताते हैं वो रेशियो के हिसाब से नहीं बताते, वो हम बताते हैं कि इसका जो स्कोर है, कि जो भी हमने किसी एक पर्सन का आईक्यू निकाला है, उसका आईक्यू स्कोर मान लो 100 आया है, तो हम क्या बोलेंगे कि उसका आईक्यू ये बाकी जितनी भी पॉपुलेशन है 34 + 14 + 2 + 0.1 का आप करोगे तो 50% लोगों से ज़्यादा है। और यहाँ राइट साइड में जितनी लोगों का आईक्यू 100 से ज़्यादा है उससे कम है, यानी कि उसका जो स्कोर आया है वो इतनी पॉपुलेशन से ज़्यादा है और इतनी पॉपुलेशन से कम है। ये हम कंपैरेटिव, एक कंपैरेटिव हम आईक्यू बताते हैं उसका,
कि उसका आईक्यू इतना आया है, हम 100 भी बताएंगे साथ में कि उसका आईक्यू 50% पॉपुलेशन से ज़्यादा है और 50% पॉपुलेशन से कम है। वी ऑल नो दैट इंडिविजुअल्स डिफर इन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। अब हर इंसान की इंटेलिजेंस अलग अलग होती है, ठीक है। सम इंडिविजुअल मे बी वेरी डल, सम मे बी एवरेज एंड सम अदर मे बी मोर इंटेलिजेंट। अब सबके जो हर पर्सन की इंटेलिजेंस अलग अलग होती है। हमने क्या एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया है, ठीक है, जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल इन नेचर अराउंड द सेंट्रल वैल्यू कॉल्ड द मीन। अब देखो जो हमारी एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है 100, ठीक है, जिसको हम मीन बोलते हैं कि हमने टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है उसका हमने एक मीन निकालते हैं। जब भी हमारे पास बहुत सारी पॉपुलेशन है उसका हम एक एवरेज मीन या फिर मीडियन निकालते हैं, वो वहाँ पर हमारी सेंट्रल वैल्यू होती है जो कि है हमारी 100। अब 100 क्या है हमारी सेंट्रल वैल्यू की, एवरेज पॉपुलेशन क्या है वो इधर ही आती है। एवरेज जो पॉपुलेशन है वो हमारी 100 के अंदर आती है, बाकी इससे कम या फिर इससे ज़्यादा होती है। इफ़ वी प्लॉट द आईक्यू स्कोर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑन अ ग्राफ, अगर हम एक ग्राफ के थ्रू इस पूरी ऑब्जर्वेशन को, इस पूरे आईक्यू स्कोर्स को अगर हम दिखाते हैं, इट अज्यूम्स द शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और अदरवाइज कॉल्ड बेल शेप्ड कर्व। ये जो कर्व है इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या फिर बेल शेप्ड कर्व बोलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईक्यू स्कोर्स इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन। अब हमने क्या है, हमेशा ये मतलब एक स्टैंडर्डाइज फिगर है, ठीक है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये एक स्टैंडर्डाइज फिगर है। इसमें हमारा जो आईक्यू स्कोर होता है उसका एवरेज क्या होता है हमेशा 100, और बाकी पॉपुलेशन और मोस्टली जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इसके अंदर आती है। देखो यहाँ पर जो 34%, 68 में से 68% पॉपुलेशन हमारी इसके अंदर आती है, और 70 to 130 के बीच में हमारी 95% आती है पॉपुलेशन जाती है। These scores are distributed in such a manner that the majority of individual scores tend to fall in the middle range of the distribution. अब क्या है, जो भी हमने जिस तरीके से हमने सारी पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन करी है उससे हमें क्या मिलता है कि मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो हमारी मिडल में आती है, ठीक है, मिडल रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती है, 85 to 115 के अंदर आ जाती है। द एवरेज आईक्यू स्कोर इन दी पॉपुलेशन इज 100। अब जो एवरेज स्कोर होता है वो तो हमारा 100 होता है। द पीपल विद आईक्यू स्कोर्स रेंज फ्रॉम 90 to 110। अब 90 to 110 की बीच में जिसकी भी इंटेलिजेंस आएगी, आईक्यू जिसका भी 90 to 110 के बीच में आएगा वो नॉर्मल इंटेलिजेंस हम लोग मानते हैं उसको। दोज इंडिविजुअल्स हैविंग आईक्यू स्कोर अबव 130, जिनका 130 से ज़्यादा आईक्यू आएगा, कंसीडर्ड एज हैविंग एक्सेप्शनल टैलेंट्स, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड हम लोग मानेंगे उन लोगों को। जिनका आईक्यू 70 से कम आता है, जिनका आईक्यू 70 से कम आएगा वहाँ उन पर्सन में क्या होगी, मेंटल रिटार्डेशन या फिर इंटेलेक्चुअली डिसेबल। दीज टू ग्रुप्स, अब जो भी इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड होते हैं या फिर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं, ये दो ग्रुप्स हैं, और ये जो है सबसे कम लोग इसके अंदर आते हैं। मतलब ये जो पॉपुलेशन है ये काफ़ी कम है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पर आती है हमारी नॉर्मल इंटेलिजेंस के अंदर, 90 to 110 के अंदर, और 130 से ज़्यादा और 70 से कम की पॉपुलेशन क्या है, काफ़ी कम है इन दो ग्रुप्स की पॉपुलेशन। दीज टू ग्रुप्स डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन। अब ये जो दो ग्रुप्स हैं, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, ये क्या है, नॉर्मल पॉपुलेशन से काफ़ी डेविएट है, यानी कि काफ़ी अलग है। अब ये अलग क्यों है, इनका जो आईक्यू ये कम क्यों आता है या फिर ज़्यादा क्यों आता है, क्या इसका बेसिस क्या है, देयर कॉग्निटिव, इमोशनल एंड मोटिवेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। दो ग्रुप है ये नॉर्मल पॉपुलेशन से अलग क्यों होते हैं, डेविएट क्यों होते हैं, ये होते हैं कॉग्निटिव, इमोशनल और मोटिवेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, ठीक है। जिनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कॉग्निटिव, इमोशनल और मोटिवेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ये तीनों ही काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उनका जो आईक्यू होता है वो 130 से ज़्यादा आता है। कुछ लोग क्या होते हैं जिनका ये तीनों कॉग्निटिव, इमोशनल और मोटिवेशनल कैरेक्टरिस्टिक तीनों ही काफ़ी कम होते हैं जिनके अंदर, तो उनका आईक्यू 70 से कम आता है। इसकी वजह से क्या है, वो नॉर्मल पॉपुलेशन से अलग हो जाते हैं। तो जब भी हम आईक्यू नॉर्मल, जो मॉडर्न टाइम्स में हम जो आईक्यू डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं, किसका आईक्यू बताते हैं, तो हम कंपैरिजन में बताते हैं कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ रहा है, नॉर्मल पॉपुलेशन की तरह आ रहा है, या फिर नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा या फिर कम आ रहा है। इस कंपैरिजन में हम लोग बताते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमें एक टेबल दे रखी है, क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू, कि हम आईक्यू के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे जिनका भी आईक्यू बिलो 70 आएगा, ठीक है, बिलो 70 आएगा, उनको मेंटली रिटार्ड या फिर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड मानेंगे। जिनका 70 to 79 के अंदर आएगा वो बॉर्डर लाइन, 80 to 89 लो एवरेज, और जो भी 90 to 109 के अंदर आता है, 90 से ज़्यादा क्या हो गया 100, और 109 से कम जिनका भी आएगा वो होंगे एवरेज, क्योंकि 100 हमारा क्या है, वो एवरेज है। 110 to 119 में आ गया हमारा हाई एवरेज, 120 to 130 सुपीरियर, और अबव 130 जिनका भी आएगा वो वेरी सुपीरियर या फिर गिफ्टेड भी बोलते हैं उनको, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड। तो ये थी हमारा इंटेलिजेंस
और मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कि हम इंटेलिजेंस को मेजर किस तरीके से करते हैं। हमको मेंटल एज चाहिए, क्रोनोलॉजिकल एज चाहिए, दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आईक्यू आ जाएगा। और आईक्यू को हम क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कैसे शो करते हैं, वो हमारा कर्व है जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ इंटेलिजेंस बोलते हैं, जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड कर्व है। एवरेज क्या है हमारा, वो 100 है। 100 से ज़्यादा जिसका भी स्कोर आता है, मतलब नॉर्मल जो पॉपुलेशन है वो हमारी 90 to 109 के अंदर ही रहती है। ग्रीन शेडेड जो एरिया था उसके अंदर रहती है वो नॉर्मल पॉपुलेशन। और कुछ क्या पॉपुलेशन क्या होती है, वो 130 से ज़्यादा जो जाती है वो नेचुरल नॉर्मल पॉपुलेशन से अलग है। क्यों अलग है, उसके मोटिवेशनल कैरेक्टरिस्टिक, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। और 70 से कम भी वो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर एंड नर्चर ऑन इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर एंड नर्चर ऑन इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे क्या एक डिबेट रहती है हमेशा नेचर वर्सेस नर्चर की, कि इंटेलिजेंस में किसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, हमारे नेचर का या फिर नर्चर, हमारे जीन्स का, हेरिडिटी फैक्टर्स का, या फिर जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारे इंटेलिजेंस पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ये हमेशा डिबेट रहती है, कॉन्ट्रोवर्सी रहती है। अब यहाँ पे कुछ जो लोग थे जिनका मानना था कि भाई हमारा जो नेचर होता है, ठीक है, हमारे जो जीन्स होते हैं, जो हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे नेचर, हमारी इंटेलिजेंस को। उन्होंने अपने एविडेंसेस दिए ताकि वो इस चीज़ को प्रूव कर सके। और कुछ जो ऐसे लोग हैं जिनका कहना था कि भाई जो हमारा नर्चर होता है, यानी कि जो हमारा एनवायरमेंट होता है उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, उन्होंने अपने एविडेंसेस दिए हैं कि भाई इंटेलिजेंस में इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर पे क्या क्या एविडेंसेस थे इंटेलिजेंस के लिए, वो आपको बताने, या फिर नर्चर का, या फिर दोनों वो बता सकते हैं। वैसे दोनों तो देंगे नहीं, किसी भी एक को वो लोग उठा करके आपको दे देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि एविडेंसेस फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, कि नेचर का कैसे इन्फ्लुएंस रहता है हमारे इंटेलिजेंस पे, उसके क्या एविडेंसेस थे। तो सबसे पहले क्या इन्होंने ट्विन स्टडी बताई है, एक स्टडी हुई थी ट्विन्स के ऊपर। अब इन्होंने दो तरीके के ट्विन्स लिए थे, ठीक है, मोनोजाइगोटिक जिनको कि आइडेंटिकल ट्विन्स भी बोलते हैं, और डाइजाइगोटिक जिनको कि फ्रेटर्नल ट्विन्स भी बोलते हैं। इनके ऊपर इन्होंने क्या स्टडी करी थी इनके आईक्यू के ऊपर, आईक्यू के कोरिलेशन के ऊपर। अब क्या पता चलता है कि जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं, है ना, जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं, आर कंसीव्ड फ्रॉम टू सेपरेट फर्टिलाइज्ड ओवा। दे शेयर अबाउट 50% ऑफ देयर जेनेटिक मेकअप, विद द अदर 50% बीइंग यूनिक टू ईच ट्विन। अब क्या होता है, जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं, यानी डायजाइगोटिक जो ट्विन्स होते हैं, वो 50% ऑफ डीएनए, 50% ऑफ जीन्स अपने उनके सिमिलर होते हैं, शेयर करते हैं वो लोग, बाकी 50% उनका यूनिक होता है। यानी ये जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं, ये वो ट्विन्स होते हैं जिनका की जो फेस होता है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है, अलग होता है। और जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, एक जैसे, उनका फेस, फीचर्स वगैरह सब कुछ बिल्कुल एक जैसा होता है, वो होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, जो कि ज़्यादा जीन्स अपने, ज़्यादा जीनोटाइप अपने उनके सिमिलर होता है। वो सिंगल ओवियम में होते हैं, सिंगल फर्टिलाइज्ड ओवियम में होते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा जेनोटाइप्स उनके सिमिलर होता है, आइडेंटिकल होते हैं बिल्कुल। और जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं वो 50% ऑफ डीएनए जेनेटिक मेकअप अपना शेयर करते हैं, बाकी 50% उनका अलग होता है। तो ये दो तरीके के ग्रुप्स थे हमारे पास, आइडेंटिकल ट्विन का एक ग्रुप और फ्रेटर्नल ट्विन का एक ग्रुप, इनके ऊपर स्टडी हुई थी। अब इन स्टडी से पता क्या चलता है, इनकी स्टडी से हमें जो आईक्यू मिला, हमने इन दोनों को रखा, दोनों ग्रुप से हमारे पास दोनों का आईक्यू निकाला, आईक्यू का कोरिलेशन निकाला। जो हमारे आइडेंटिकल ट्विन्स थे उनका जो आईक्यू का कोरिलेशन आया है वो प्लस, यानी कि पॉजिटिव 0.86 आया है उनका कोरिलेशन आईक्यू का। और जो फ्रेटर्नल ट्विन्स थे उनका प्लस 0.60 आया है। तो जो आइडेंटिकल ट्विन्स थे उनका इंटेलिजेंस का आईक्यू क्या हुआ, कोरिलेशन क्या हुआ, वो प्लस 0.86 आया, जो कि फ्रेटर्नल ट्विन्स से ज़्यादा है। अब वहीं पे इन्होंने क्या करा कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स थे उनको एक घर में ना रखते हुए अब उनको क्या कर दिया, अलग अलग घर में रख दिया, दोनों का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग कर दिया, ताकि और ज़्यादा इसको पता लगा सके। तो अलग अलग करने के बाद जो आइडेंटिकल ट्विन्स थे उनका जब कोरिलेशन निकाला आईक्यू का, तो प्लस 0.72 आया, जो कि अभी भी फ्रेटर्नल ट्विन्स से ज़्यादा है। तो इससे ये लोग क्या बताना चाह रहे हैं कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स है, जो ज़्यादा जेनेटिक अपने शेयर करते हैं, ज़्यादा जीन उनका सिमिलर है, वो उनका आईक्यू ज़्यादा है, उनका आईक्यू का कोरिलेशन ज़्यादा है, यानी कि वो ज़्यादा सिमिलर है एक दूसरे से, उनका आईक्यू ज़्यादा आया है। यानी कि हम अपने पेरेंट्स से जैसे डीएनए जो अपना शेयर करते हैं, जीन्स शेयर करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि जो हमारे जीन्स होते हैं, जो हेरिडिटी फैक्टर्स है, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इंटेलिजेंस को। इसी वजह से जो आइडेंटिकल ट्विन्स है उनका आईक्यू फ्रेटर्नल ट्विन से ज़्यादा आया है, क्योंकि ये ज़्यादा जीन शेयर करते हैं। जबकि हमने जो आइडेंटिकल ट्विन्स थे उनका एनवायरनमेंट भी हमने चेंज कर दिया, ठीक है, उनको दूसरा एनवायरनमेंट में डाल दिया, फिर भी उनका जो स्कोर है वो प्लस 0.72 आया है, जो कि फ्रेटर्नल ट्विन्स से ज़्यादा है। तो इससे इन्होंने क्या प्रूफ करने की कोशिश करी है कि जो हमारा डीएनए होता है, जो हमारे हेरिडिटी फैक्टर है, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इंटेलिजेंस को। और इन्होंने इसमें क्या कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स से एक बार तो उनको एक ही घर में रखा दोनों को साथ में, तो उनका प्लस 0.86 आया था आईक्यू कोरिलेशन। और जो फ्रेटर्नल ट्विन्स थे उनको भी साथ में रखा था एक ही घर में, तो उनका आईक्यू स्कोर क्या आया था, आईक्यू स्कोर का कोरिलेशन आया था उनका प्लस 0.60। फिर उन्होंने क्या करा, जो आइडेंटिकल ट्विन्स है, सिर्फ आइडेंटिकल ट्विन्स को ही इन्होंने अलग अलग घर में रखा,
फ्रेटर्नल ट्विंस एक ही घर में थे, उनका +0.60 आया था। आइडेंटिकल ट्विंस का फिर भी अलग अलग घर में रहते हुए भी, इन्वायरमेंट चेंज होते हुए भी उनका IQ का कोरिलेशन +0.72 था, जो कि फ्रेटर्नल वालों से ज़्यादा था। यानी कि इन्वायरमेंट का असर होने के बावजूद इनका IQ स्कोर फ्रेटर्नल से ज़्यादा आया है। यानी कि हेरिडिटी फैक्टर्स, जो हेरिडिटी है हमारी, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमारे इंटेलिजेंस को। ये चीज़ इन्होंने प्रूव करी थी अपनी ट्विन स्टडी पे। अब इन्होंने क्या अब नेक्स्ट है फैमिली स्टडी। फैमिली स्टडी में क्या रिसर्चर्स हैव ऑल्सो मेजर्ड IQ विद रिस्पेक्ट टू फैमिली रिलेशनशिप। अब जो रिसर्चर्स थे उन्होंने IQ को फैमिली रिलेशनशिप्स के बेसिस पर भी मेजर करा। A number of studies have adapted to assess the similarity of IQ between different groups of relatives। अब उन्होंने डिफरेंट रिलेशंस के बेसिस पर उनका IQ को मेजर करा है कि जो ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं, है ना, वो उनका IQ ज़्यादा आता है, या फिर जो एनवायरमेंटली जो चाइल्ड को अडॉप्ट करके रखा हुआ है ना, अपने साथ जिस चाइल्ड को अडॉप्ट करके रखा है अपने साथ, क्या उनका भी IQ ज़्यादा आ सकता है या नहीं आ सकता, इसके बेसिस पर इन्होंने स्टडी करी है। तो उन्होंने रिलेशनशिप क्या लिया है, सिबलिंग्स रियर टुगेदर। ठीक है, सिबलिंग्स है जिनको एक ही घर में रखा हुआ है, एक साथ पाला गया है। ठीक है, उनका जो मीन कोरिलेशन आया है वो +0.47 आया है। अब सिबलिंग्स क्या है, दोनों सगे भाई हैं, सगे भाई सगी बहन है, उनको अलग अलग घर में रख दिया है अब की बारी। पहले एक ही साथ पाला गया था, एक ही घर में, एक ही एनवायरमेंट में, तो +0.47 था कोरिलेशन, मीन कोरिलेशन उनके IQ का। फिर सिबलिंग्स रियड अपार्ट, जो सिबलिंग्स हैं अब उनको अलग अलग घर में रख दिया गया है, अलग अलग एनवायरमेंट में रख दिया गया है, तो उनका कोरिलेशन आया +0.24। अब पेरेंट चाइल्ड लिविंग टुगेदर, अब पेरेंट और चाइल्ड को एक ही घर में रखा हुआ है, एक साथ रह रहे हैं, तो उनका कोरिलेशन है +0.42। अब बच्चों को और पेरेंट्स को अलग अलग रखा है, फिर जब उनका कोरिलेशन निकाला वो आया +0.22। ठीक है, ये तो थे ब्लड रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब क्या आया है लास्ट में, इन्होंने दिया है अडॉप्टेड पेरेंट चाइल्ड। ठीक है, पेरेंट्स ने बच्चे को अडॉप्ट करा है, अडॉप्टेड पेरेंट चाइल्ड है, यानी कि ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, बायोलॉजिकली पेरेंट्स नहीं है उसके, बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है, बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है उनका। अब जब उन दोनों का कोरिलेशन निकाला, उन दोनों के IQ का कोरिलेशन, वो आया है +0.19, जो कि सबसे कम है। अभी ऊपर के जितने भी हमने पहले जो ये कोरिलेशंस पढ़े थे, ये क्या है, सब ब्लड रिलेशनशिप से उनको साथ में रखा, अलग अलग रखा, सब तरीके से उनका जो कोरिलेशन है वो इन अडॉप्टेड पेरेंट चाइल्ड के कोरिलेशन से ज़्यादा आया है। ठीक है, अब इनका एनवायरमेंट तो सेम था अडॉप्टेड पेरेंट चाइल्ड का, कि दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, बचपन से साथ में रह रहे हैं, बट इनका कोरिलेशन, जो इनका IQ का कोरिलेशन है, ये कम आया है बाकी सब ब्लड रिलेशंस वालों से, जबकि उन्हें साथ में रखा, अलग अलग रखा, फिर भी उनका कोरिलेशन अडॉप्टेड पेरेंट चाइल्ड से ज़्यादा आया है। तो इससे इन्होंने ये प्रूफ करने की कोशिश करी कि जो रिलेशनशिप, जो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स होते हैं, यानी कि जो हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं, उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारे इंटेलिजेंस पर। उनको ये बात प्रूफ करनी थी, उन्होंने पहले ट्विन स्टडी से प्रूफ करने की कोशिश करी, फिर उन्होंने फैमिली स्टडी करी, उससे प्रूफ करने की कोशिश करी। नेक्स्ट जो स्टडी उन्होंने करी थी वो करी है एडॉप्शन स्टडी, यानी कि अडोप्ट, जो बच्चों को अडोप्ट करा है, ठीक है, उनके ऊपर स्टडी करी है। Another line of support for the impact of heredity on intelligence is provided by the research studies involving adopted children. It tries to compare adopted children with both their biological और adoptive parents. अब इन्होंने क्या करा है, जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जो भी चिल्ड्रन है, उसके IQ का कोरिलेशन का कंपेयर करा है इन्होंने उसके बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव पेरेंट्स दोनों से। ठीक है, जो भी बच्चा है उसकी बायोलॉजिकल पेरेंट्स से भी, और जिस पेरेंट ने उसको अडॉप्ट करा है, उन दोनों से उसके IQ को कोरिलेट करा है। फिर जो उनका कोरिलेशन निकल करके आया है, ठीक है, जो भी उनका नंबर निकल करके आया, कोरिलेशन IQ निकल करके आया है, फिर उससे उन्होंने देखा कि किसका ज़्यादा है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ उसका कोरिलेशन ज़्यादा बना है IQ का, या फिर अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ, जिनके साथ उसने एनवायरमेंट शेयर करा है, उनके साथ उसका कोरिलेशन ज़्यादा आया है। रिसर्चर्स हैव फाइंड आउट दैट adopted children's IQ scores are more highly correlated with their biological parents IQs। अब इन रिसर्चर्स को क्या मिला है कि जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन है उनका IQ का स्कोर उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से ही ज़्यादा कोरिलेट हुआ है। यानी कि जिन पेरेंट ने उसको अडॉप्ट करा था, जिसके साथ वो रह रहा है, एनवायरमेंट शेयर कर रहा है, उनके साथ उसका IQ ज़्यादा नहीं आया है, कोरिलेट नहीं करा है, बल्कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट उसके थे, जिनके साथ वो रह नहीं रहा, जिन्होंने उसको पाला नहीं है, ठीक है, उनके साथ उसका कोरिलेशन फिर भी ज़्यादा आया है एज़ कम्पेयर टू वो पेरेंट जिन्होंने उसको अडॉप्ट करा है। अडॉप्टिव पेरेंट के कंपैरिजन में बायोलॉजिकल पेरेंट के साथ उसका IQ कोरिलेशन ज़्यादा आया है। और लॉन्ग टर्म स्टडी, एक काफ़ी लंबे टाइम तक स्टडी चली इनके ऊपर, बायोलॉजिकल पेरेंट्स के ऊपर और अडॉप्टिव पेरेंट्स के ऊपर, और क्या पता चला कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, तो IQ का जो कोरिलेशन है चिल्ड्रन का, वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट के साथ ओवर द टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। और जो उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स है उसके साथ उनका IQ का लेवल, IQ का कोरिलेशन वो डिक्रीज होता जा रहा है, यानी कि और भी कम होता जा रहा है। उसके बायोलॉजिकल पेरेंट के साथ ही उसका IQ का कोरिलेशन बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ भी, जबकि वो रहे अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ ही रहे, एनवायरमेंट वही शेयर कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके बायोलॉजिकल पेरेंट के साथ ही उसका IQ ज़्यादा आ रहा है। और ये जो स्टडी है ये सिंपली मतलब सीधे सीधे ये चीज़ बता रही है
कि जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस होती है वो उसके हेरिडिटी फैक्टर से उसके जीन्स से, उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से ज़्यादा कंपेयर होगी, ज़्यादा कोरिलेट होगी। हमारी इंटेलिजेंस पर जो बायोलॉजी का, जो हेरिडिटी का इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा होता है, यानी कि नेचर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है नर्चर के कंपैरिजन में। ये इन्होंने ये ट्विन स्टडी से, फैमिली स्टडी से और अडॉप्शन स्टडी से इन्होंने ये चीज़ बताई है। अब इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट हो रहा है, एक नेक्स्ट टॉपिक हो रहा है हेरिटेबिलिटी। ठीक है, इन ऑर्डर टू बी मोर स्पेसिफिक अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटी इन डिटरमाइनिंग इंटेलिजेंस, रिसर्चर्स हैव यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ हेरिटेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। अब क्या हुआ है कि जो भी रिसर्चर थे जो कि हेरिडिटी के फैक्टर में थे, ठीक है, जो ये मानते थे कि जो हमारी हेरिडिटी होती है, जो हमारा नेचर होता है, उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारे इंटेलिजेंस पर, उन्होंने क्या करा, इस चीज़ को ज़्यादा स्पेसिफिक होने के लिए इसमें उन्होंने एक कंसेप्ट बनाया। कंसेप्ट को वो लोग यूज़ करते थे जिसको बोलते हैं हेरिटेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। अब इस कंसेप्ट का मतलब क्या है, हेरिटेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि जो हमारा इंटेलिजेंस लेवल है, ठीक है, हमारे पास एक गिवन पॉपुलेशन है, हमारे पास एक गिवन पॉपुलेशन है, ठीक है, अब उसमें क्या हुआ है कि उसके इंटेलिजेंस में वेरिएंस यानी कि इंटेलिजेंस में जो चेंज आता जा रहा है उसके जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, उसको हम बोलते हैं हेरिटेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। जैसे समझो, जो हमारी एडॉप्शन स्टडी हमने ऊपर पढ़ी थी, उसमें क्या बताया था कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट थे, ठीक है, जो चिल्ड्रन था उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे, ओवर द टाइम, जैसे टाइम बीतता जाता है, बच्चा बड़ा होता जाता है, तो उसके जो आईक्यू का कोरिलेशन है वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ और ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है, यानी कि आईक्यू का लेवल का कोरिलेशन, ठीक है, आईक्यू उसका उस बच्चे का आईक्यू और उसके पेरेंट्स के आईक्यू का कोरिलेशन है, जब हम बनाते हैं तो वो और ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है ओवर द टाइम, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा है उस हिसाब से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा, ऐसा इनका मानना है कि जो भी बच्चा होता है वो अपने इन्वायरमेंट को फिर कंट्रोल करने लग जाता है, ठीक है, कंट्रोल करना, अपने इन्वायरमेंट को कैसे कंट्रोल करना है, इस वजह से जो उसके जीन्स होते हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं उसको, इस वजह से उनका जो हेरिडिटी होती है, जो उनका आईक्यू का कोरिलेशन के बायोलॉजिकल पेरेंट्स से ज़्यादा मिलने लग जाता है, ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाता है उनके आईक्यू का कोरिलेट। अब जो उनका आईक्यू है, हेरिटेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस है, वो जब वो बच्चा छोटा होता है, चाइल्डहुड में वो 35% अपना आईक्यू का कोरिलेशन अपना शेयर करेगा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा अडल्टहुड में ये हो जाता है 75%। यानी कि कितना डिफरेंस आया, बचपन में कितना था 35% और अडल्टहुड में कितना हो गया 75%। Polman and DeFries have determined that the estimated heritability of intelligence as 50%। जो इन्होंने एवरेज निकाला है, एस्टिमेटेड जो हेरिटेबिलिटी फॉर इंटेलिजेंस निकाली है, उसका जो एवरेज निकाला है वो है 50%, कि 50% तो वो लोग शेयर करते ही करते हैं, इतना तो कोरिलेशन आएगा ही। वट कुड बी द रीज़न फॉर इंक्रीज इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स टू इंटेलिजेंस विद इंक्रीज इन एज। अब इसका रीज़न क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, एज इंक्रीज होने की वजह से ये जेनेटिक फैक्टर का इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ कैसे रहा है, कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा बढ़ कैसे रहा है इंटेलिजेंस के ऊपर। तो इसका एक पॉसिबल जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है वो क्या है, एज पीपल ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, इंडिविजुअल्स कैन सिलेक्ट एंड कंट्रोल देयर एनवायरमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट विच इन टर्न रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन इंटेलिजेंस। अब क्या होता है कि हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमको दिमाग आने लग जाता है, ठीक है, हम ज़्यादा समझदार होने लग जाते हैं, हमें समझ आने लग जाती है, तो हम लोग एनवायरमेंट को कंट्रोल करने लग जाते हैं काफ़ी हद तक, और वहाँ पर जो एनवायरमेंट का इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है वो कम हो जाता है, हम एनवायरमेंट को ज़्यादा इम्पैक्ट करने लग जाते हैं, तो एनवायरमेंट का इम्पैक्ट हमारे ऊपर कम होने लग जाता है, तो हमारे इंटेलिजेंस का पूरी तरीके से जो हमारी जीन होती है ना, जो हमारे हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा कंट्रोल करने लग जाते हैं, ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं। कि पहले क्या होता है, जब हम छोटे होते तो सबको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास, फिर हम क्या है उसी अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं बचपन में, फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम फिर रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं, एनवायरमेंट में रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते, एनवायरमेंट हमारे ऊपर इंपैक्ट नहीं करता, हम भी एनवायरमेंट में इंपैक्ट करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हमारे हेरिडिटी फैक्टर ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। इसको बोलते हैं हेरिटेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। ये भी जो है नेचर को जो लोग ज़्यादा मानते थे कि भाई नेचर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारे इंटेलिजेंस पर, उन्होंने इस टर्म को दिया था, इस कंसेप्ट को दिया था। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया अच्छे से। और अभी तक कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि क्या चीज़ समझ में आई है, क्या चीज़ नहीं समझ में आई है, और भी कोई भी क्वेरी आपकी तो आप लिख करके बता सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या चाहते हैं, एविडेंसेस फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ नर्चर। अभी तक जो हमने पढ़ा वो नेचर के एविडेंसेस थे जो उन लोगों ने दिए थे, जो साइकोलॉजिस्ट ने, जो भी लोग नेचर को ज़्यादा मानते थे कि नेचर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इंटेलिजेंस पर, उसके एविडेंसेस। अब आ जाते हैं हम नर्चर के जो एविडेंसेस थे, कि जो लोग नर्चर को मानते थे उनके क्या एविडेंसेस रहे हैं। तो इसमें क्या है, री लुकिंग एट ट्विन स्टडीज़ एंड अडॉप्शन स्टडीज़। अब इन्होंने क्या, जो नेचर वाले लोगों ने जो स्टडीज़ दी थी, ट्विन स्टडीज़ और अडॉप्शन स्टडीज़, उसी को उठाया है और उसी में इन्होंने कुछ कमियां निकाली है। उसी में इन्होंने बताया कि देखो नर्चर का भी, एनवायरमेंट का भी इन्फ्लुएंस होता है। अब ये कैसे हुआ है, looking at the IQ correlation for identical twins raised in the same house versus in different homes.
जैसे कि हमने जो पहले ट्विन स्टडीज़ देखी थी जिसमें कि ट्विन्स को पहले सेम घर में रखा था, फिर जो आइडेंटिकल ट्विन्स थे उनको डिफरेंट होम में रखा था, अलग अलग रखा था, एनवायरनमेंट अलग कर दिया था, फिर भी जो उनका आईक्यू है वो सेम आया था। तो उसी स्टडी को हम दोबारा देखेंगे। द मेन कोरिलेशन फॉर ट्विन्स रेज्ड इन डिफरेंट होम्स इज 0.72। अब जो ट्विन्स थे, जो आइडेंटिकल ट्विन्स थे जिनको हमने अलग अलग घर में रख दिया था, ठीक है, तो उनका जो मेन कोरिलेशन आया था वो क्या आया था 0.72, वेयर इज दैट फॉर ट्विन्स रेज्ड इन द सेम होम इज 0.86। बट जो बच्चे थे, जो ट्विन्स थे जिनको एक ही घर में रखा था, उनका मेन कोरिलेशन 0.86 था। तो इन दोनों में डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है 0.72 का और 0.86 का, यही हमें क्या बता रहा है कि जिन बच्चों को हमने अलग अलग घर में रख दिया था, ठीक है, जिन ट्विन्स को हमने अलग अलग घर में रख दिया था, उनका एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से उनका आईक्यू का कोरिलेशन कम हो गया। अगर जब एक साथ थे, एक ही घर में थे, तो 0.86 था, और फिर अलग अलग घर में करने की वजह से क्या हो गया 0.72 हो गया। यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो भी हमारी इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करता है। ये चीज़ इन्होंने इधर ही प्रूव कर दी। इनका ये कहना था नर्चर का, जो भी लोग नर्चर को सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों का ये कहना था कि नेचर हमारे एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से जो ट्विन्स का भी जो आईक्यू है वो भी कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है। तो आईक्यू के लिए, इंटेलिजेंस के लिए हमारे एनवायरनमेंट का भी काफ़ी उसमें रोल होता है। अब जो अडॉप्शन स्टडीज़ थी, adoption studies to indicate that intelligence is not determined entirely by heredity. For instance, in one study, some children of poor parents. अब adoption studies में क्या हुआ कि इन्होंने क्या करा, some children of poor parents were adopted by the middle class parents with IQ average 118 to 121. अब इन्होंने क्या करा कि जो गरीब घर के बच्चे थे, ठीक है, जो पुअर चिल्ड्रन से, उनको क्या करा कि उनमें से कुछ बच्चों को मिडिल क्लास पेरेंट्स को दे दिया और कुछ को उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ही उनके साथ ही रहने दिया, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या हो गए, वो अडॉप्ट कर लिए गए मिडिल क्लास पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है। अब जो मिडिल क्लास पेरेंट्स थे उनका जो आईक्यू एवरेज था वो 118 से 121 के बीच में आता था। और जो दूसरे चिल्ड्रन थे उनको उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ ही उनको छोड़ दिया गया। आगे हमें क्या पता चला, आगे चल के क्या हुआ, आईक्यू एवरेज ऑफ अडॉप्टेड चिल्ड्रन वर 105 एंड दैट ऑफ नॉन अडॉप्टेड चिल्ड्रन वर 90। आगे चल के जब हमने रिसर्च करी इसके ऊपर, उन्हीं बच्चों के ऊपर, तो जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन थे जिनको मिडिल क्लास के पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया था, उनका आईक्यू आया 105, और जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ ही जिन बच्चों को रखा गया था, जिनको अडॉप्ट नहीं करा गया था, उनका आईक्यू आया 90। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है। Although the adopted children's IQ scores were lower than those of their adoptive parents, they were about 15 points higher than the scores for the control group children who were raised by their biological parents. अब जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन थे उनका आईक्यू 105 आया, जबकि उनको 118 to 121 के आईक्यू वाले पेरेंट्स के साथ रखा गया था। बेशक उनसे कम है, बट जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ जिन बच्चों को रखा गया था, जिनको अडॉप्ट नहीं करा गया था, उनसे ज़्यादा है। अब ये डिफरेंस क्यों आया है, क्योंकि जो मिडिल क्लास पेरेंट्स थे वो अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाए थे, उनको अच्छा खाना दे पाए थे, ठीक है, अच्छे से स्कूल में उनको पढ़ाया होगा, उनकी पढ़ाई अच्छी हुई होगी, जब पढ़ाई अच्छी होगी तो उनका आईक्यू बढ़ा होगा, है ना। उनको एनवायरनमेंट ऐसा दिया गया कि उनका आईक्यू बढ़े, इस वजह से उनका आईक्यू बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ जिन बच्चों को रखा गया था, जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनके पास इतना अच्छा खाना नहीं होता था, न्यूट्रिशन वो अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाते थे अपने बच्चों को, तो उनके मुकाबले अडॉप्टेड चिल्ड्रन का आईक्यू ज़्यादा आया है। तो इससे क्या पता चला, Results of various research studies indicate that environmental factors मतलब हमारा नर्चर, have a significant impact on IQ scores. तो जितनी भी स्टडीज़ हुई, सबसे ये पता चला कि जो हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर होता है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है हमारे IQ स्कोर्स पर। वी विल डिस्कस अबाउट द रिसर्च फाइंडिंग्स, पॉइंट आउट द फ्लेन इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन, home environment and early intervention which provide additional support for the influence of environment of human intelligence. अब जो नर्चर के सपोर्टर थे उन्होंने क्या करा कि उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स दिए थे, काफ़ी ऐसे कंसेप्ट्स दिए थे जिनके थ्रू हम समझ सके कि हमारे इन्वायरमेंट का ह्यूमन इंटेलिजेंस पर कितना इन्फ्लुएंस होता है, ताकि और सपोर्ट मिले इनके पॉइंट को, इनके वी पॉइंट को, नर्चर के वी पॉइंट को। जैसे कि जो नेचर के सपोर्टर्स थे, जो साइकोलॉजिस्ट नेचर को ज़्यादा मानते थे कि नेचर का ज़्यादा रोल होता है, जीन्स का ज़्यादा रोल होता है, उन्होंने हेरिटेबिलिटी का कंसेप्ट दिया था। वैसे ही उन्होंने क्या था, फ्लेन इफेक्ट दिया, एनवायरमेंटल डेप्रिवेशन एंड एनरिचमेंट का जो कंसेप्ट दिया। अब जो फ्लेन इफेक्ट है वो क्या कहता है, इफेक्ट क्या कहता है, evidence the environmental factors can have influence on human intelligence was reported by Flynn in 1987. अब 1987 में फ्लिन ने एविडेंस दिया था कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो अभी हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काफ़ी इन्फ्लुएंस डालते हैं, ठीक है, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। हिज रिसर्च एविडेंस शोड दैट देयर इज अ रैपिड राइज in individuals' average performance on IQ tests in several Western countries in the recent decades. This trend is referred as the Flynn effect. अब देखो ये फ्लिन इफेक्ट क्या कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है, ठीक है, जो न्यू जनरेशन आती जाती है, तो जब हम उन लोगों का आईक्यू करते हैं तो उनके आईक्यू का एवरेज पहले की जनरेशन के आईक्यू से ज़्यादा आता है।
क्यों आता है ज़्यादा? क्योंकि अब जो न्यू एनवायरनमेंट आया है, जो नए जनरेशन है, उनके लिए क्या है कि अब के टाइम में फ़ोन है, ठीक है? पहले के टाइम पे क्या स्मार्टफ़ोन्स नहीं होते थे, तो लोगों के पास यूट्यूब नहीं होता था, गूगल नहीं होता था, है ना? लोगों से इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते थे। जब टीवी वगैरह नहीं होते थे, है ना? तो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, उनको पता नहीं होता था कि दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है, फिर दूसरी स्टेट में क्या हो रहा है। लेकिन अब के टाइम में क्या सबको सब पता रहता है, क्योंकि सबके पास स्मार्टफ़ोन है, सबके पास यूट्यूब है और इंस्टा है और भी सारे सोशल मीडिया हैं, गूगल है, जिनसे कि वो और ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। मतलब नए-नए सोर्सेज़ बने हैं, एनवायरनमेंट ऐसा बन गया है कि उनको ज़्यादा नॉलेज मिल सके, है ना? वो अपने अपने स्किल्स को एनहांस कर सकें, अपने आप को प्रेजेंट कर सके अच्छे से, ऐसा उनको एनवायरनमेंट मिला है। और अब की जो एजुकेशन है वो भी पहले के टाइम से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब ज़्यादा लोग स्कूल जाते हैं, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि वो पढ़ सके। इस वजह से ठीक है, जैसे जो न्यू जनरेशन है उनके पास ज़्यादा सुविधाएं हैं, ठीक है? उनके पास एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो ज़्यादा अपने आईक्यू को बढ़ा सकते हैं। तो इसकी वजह से जो नई जनरेशन है उनका अगर हम आईक्यू निकालें तो पहले की जनरेशन के आईक्यू के एवरेज से अब का आईक्यू ज़्यादा आएगा। अब के जो बच्चे होंगे, अब की जो पॉपुलेशन होगी, उसका आईक्यू स्कोर ज़्यादा आएगा। इसको ही हम बोलते हैं फ्लिन इफेक्ट, कि एनवायरनमेंट के इफेक्ट की वजह से, एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से ह्यूमन इंटेलिजेंस पर भी उसका इन्फ्लुएंस होता है। इट रिफर टू इंक्रीज इन आईक्यू स्कोर्स ओवर जनरेशंस. It is also called secular rise in IQ scores. This increase cannot be due to genetic factors, as a massive shift in human heredity from one generation to another is quite unlikely. अब जो ये फ्लिन इफेक्ट है, यानी कि एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है? तो जो न्यू जनरेशन है, ओवर द जनरेशन, जैसे जैसे नई जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, तो जो न्यू जनरेशन आ रही है उनका आईक्यू स्कोर पिछली जनरेशन के आईक्यू स्कोर से ज़्यादा आता है। और ये एक सेक्युलर राइज भी इसको बोलता है आईक्यू स्कोर्स में, क्योंकि एक पूरी जनरेशन का आईक्यू स्कोर बढ़ रहा है, सिर्फ किसी एक बच्चे का आईक्यू स्कोर नहीं बढ़ रहा, उसमें इंक्रीज नहीं आ रही, पूरी एक जनरेशन के आईक्यू स्कोर में इंक्रीज हो रहा है। और ये जो स्कोर का इंक्रीज हो रहा है, कि स्कोर्स का इंक्रीज हो रहा है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि हर किसी के जीन्स में इतना इफेक्ट आना, इतना बड़ा मैसिव शिफ्ट आना, ये मतलब हो नहीं सकता। सो व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट अकाउंट फॉर द फ्लिन इफेक्ट? तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं एनवायरमेंट के जिसकी वजह से फ्लिन इफेक्ट हो रहा है? बेटर न्यूट्रिशन, greater access to the television and internet which provides informative stimulations, increase in the number of years of educations. पहले के टाइम में लोगों को क्या है कि अगर 10th पास कर ली बहुत बड़ी चीज़ है ना? 12th पास कर ली और भी बड़ी चीज़ हो गई। तो लोग इतनी ज़्यादा PhD, मास्टर्स, ग्रेजुएशन या फिर साइंस की फील्ड में आगे जाना, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, इतना ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं था उनके पास। इस वजह से भी उनका आईक्यू स्कोर इतना नहीं जाता था ऊपर, ठीक है? बट अब क्या है कि इतने नए नए कोर्सेज अवेलेबल हैं लोगों के पास अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है कि भाई गवर्नमेंट जॉब ही करनी है या फिर यही चीज़ करनी है, एक ही रास्ता अपनाना है, सबको सब अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। और ये सारे रीजंस हैं कि जो फ्लिन इफेक्ट है वो हो रहा है। यानी कि फ्लिन इफेक्ट क्या है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का जो आईक्यू, अगर हम उनको कोरिलेट करें, अगर हम उनका डिफरेंस देखें, तो जो न्यू जनरेशन है उनका आईक्यू स्कोर ज़्यादा आएगा। न्यू जनरेशन, पूरी एक जनरेशन का आईक्यू स्कोर ज़्यादा आएगा, उसको बोलते हैं फ्लिन इफेक्ट। और ये फ्लिन इफेक्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारी ह्यूमन्स की इंटेलिजेंस पर। नेक्स्ट क्या है? एनवायरमेंटल डेप्रिवेशन एंड एनरिचमेंट. देयर इज एविडेंस दैट एनवायरमेंटल डेप्रिवेशन लोअर्स इंटेलिजेंस विद रिच न्यूट्रिशन, क्वालिटी, स्कूलिंग एंड गुड फैमिली बैकग्राउंड इंक्रीज इंटेलिजेंस. अब एनवायरमेंटल डेप्रिवेशन एंड एनरिचमेंट का क्या मतलब है कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, वो जितना अच्छा होता है, जितना अच्छा हमें खाना मिलेगा, जितनी अच्छी स्कूलिंग होगी, जितना अच्छा हमारा फैमिली बैकग्राउंड होगा, उतनी ज़्यादा इंसान की, किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस बढ़ेगी, ठीक है? और जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट हमारा कम होगा, है ना, कि जो है अच्छा खाना हमें नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, उसकी वजह से हमें बीमारियां हो सकती है, ठीक है? उसकी वजह से फिर क्या, हमारे अगर हम अच्छे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, स्कूलिंग अच्छी नहीं जगह से कर रहे हैं, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड हमारा अच्छा नहीं है, कि कुछ फैमिली में क्या होता है कि जो पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं तो वो चीज़ बच्चों में भी दिखती है, ठीक है? अगर पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, जो कभी स्कूल नहीं गए, जिनको को नहीं आती है वो सब चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी नहीं आती, तो उनके बच्चों में भी वो चीज़ होती है कि उनको उन चीज़ों का बचपन से पता नहीं होता है। बट जो पेरेंट्स पहले से ही काफ़ी एजुकेटेड होते हैं तो वो अपने बच्चों को भी शुरुआत से उसी तरीके से पालते हैं, उन्हें एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है एजुकेटेड, क्योंकि घर में सब पढ़े लिखे हैं, तो एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है, तो उनका आईक्यू भी ज़्यादा आता है। अब यहाँ पर क्या है? Intelligence can be reduced by absence of different forms of environmental stimulation in early life of children. Social and economic deprivation can adversely affect IQ. कि अगर सोशली और इकोनॉमिक डेप्रीवेशन होगा, ठीक है, इकोनॉमिकली भी अगर डेप्रीवेटेड है, ठीक है, पैसे अच्छे नहीं है, पुअर बैकग्राउंड से है, ठीक है, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर सोसाइटी अच्छी नहीं है, सोसाइटी ऐसी है कि मतलब जो सोशल सोसाइटी है हमारी, वो भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो वो भी हमारे आईक्यू को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगी. Children from households in poverty have lower IQs than do children from households with more resources, even when other factors such as education, race, and parenting are controlled.
और इसमें क्या बताया गया कि अगर हम एजुकेशन को, रेस को, पेरेंटिंग को, इन सबको कंट्रोल करें, यानी कि इन सब पे अगर इनको भी हटा दें, हम इनको भी ना देखें, फिर भी जो बच्चे पॉवर्टी मतलब लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनका आईक्यू दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में, कि जो बच्चे अच्छे एनवायरनमेंट से या फिर मिडिल क्लास फैमिली से या फिर हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका आईक्यू उनसे ज़्यादा होता है। ये चीज़ उन्होंने इसमें बताई है। इवन अगर हम एजुकेशन को, पेरेंटिंग को, रेसिज्म को, सबको अगर हम कंट्रोल करें, सबको अगर हम हटा दें, उन पर ध्यान ना दें, फिर भी ये डिफरेंस आता है। इन टर्म्स ऑफ एनरिचमेंट, placing children in favorable settings seems to enhance intelligence than grow up in a restricted environment। इसमें क्या बताया गया कि enrichment का क्या मतलब है यहाँ पर, कि जो बच्चों को हम फेवरेबल सेटिंग्स में, ठीक है, रखें, कि उनको सुने, उनकी बात समझें, रेस्ट्रिक्ट ना करें, उनको रोके ना हर एक चीज़ से, कुछ भी एक्सपीरियंस करने से, कुछ भी एक्सप्लोर करने से रोके ना, ठीक है, तो उनका आईक्यू ज़्यादा आता है, उनकी इंटेलिजेंस इनहेंस होती है। अगर हम उनको रोकते रहेंगे, रेस्ट्रिक्टेड जो एनवायरमेंट होता है उसमें रखेंगे, तो उनकी जो इंटेलिजेंस है वो इतनी नहीं ग्रो करेगी। Research studies indicate that stimulating home environments, those in which parents interact frequently with their children, make numerous learning and reading materials available, encourage the development of new skills, and so on, have positive impact on intelligence of the children। अब रिसर्च स्टडीज़ में क्या देखा गया कि अगर हम होम एनवायरनमेंट को स्टिमुलेट कर दें, ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें पेरेंट्स की, जिसमें कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करें अपने बच्चों से, ठीक है, अच्छे अच्छे उनको लर्निंग के मटेरियल्स ला करके दे रहे हैं, रीडिंग मटेरियल्स अच्छे ला करके दे रहे हैं, अच्छी अच्छी पोएम्स, अच्छी अच्छी किताबें ला करके उनको दे रहे हैं, ठीक है, और नई नई स्किल्स को उनको डेवलप करने में इंकरेज करें। कि अगर वो कोई ड्राइंग बना रहे तो उनको ये नहीं बोल रहे कि अरे तुमने ये ख़राब क्यों बनाया है, या फिर ये ऐसे क्यों करा है, इसमें ये कलर क्यों करा है, या फिर तुमने बिल्कुल वेस्ट क्यों कर दिया, या फिर दीवारों पे ऐसे कलर क्यों चला दिए। तो वहाँ पर क्या होगा कि उनको इनकरेज करना है उस चीज़ के लिए भी, उनको रोकना टोकना नहीं, रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। जब ऐसा इन्वायरमेंट उनको मिलता है तो उसकी वजह से उनके इंटेलिजेंस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब आगे क्या, द इम्पैक्ट ऑफ नर्चर can prominently be seen in case of children with disadvantaged background. The environmental stimulation can make a difference for such children. Once they have similar environment, biology may have an impact on their intellectual ability. इसमें क्या बताया है कि अगर जो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से होते हैं ना, कि जिनको सारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ऐसे बैकग्राउंड से होते हैं जहाँ पे उनको स्कूलिंग के लिए नहीं भेजा जा रहा है, या फिर न्यूट्रिशन खाना पीना इतना अच्छे से नहीं है, उनका पेरेंट्स इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, एनवायरनमेंट ऐसा है कि जो कि पढ़ाई को इतना ज़्यादा या फिर एजुकेशन को या फिर स्किल्स को इतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं करते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि उनकी आईक्यू पर उसका बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ेगा, उनकी इंटेलिजेंस पर उसका काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अगर हम उनके एनवायरनमेंट को स्टिमुलेट करें, यानी कि अगर हम उनके एनवायरनमेंट को बदल दें, उनको ऐसा एनवायरनमेंट दें जो कि काफ़ी एनरिच्ड एनवायरनमेंट है, तो उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ पर उसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट होगा। मतलब उनकी इंटेलिजेंस भी इन्हेंस हो सकती है, सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स ही नहीं बल्कि उनकी इंटेलिजेंस उस चीज़ से इन्हेंस हो सकती है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई कि अगर हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो कितना एनरिच है या फिर कितना डेप्रीवेट है, इसका भी हमारे इंटेलिजेंस पर काफ़ी अफेक्ट पड़ता है। रिसर्च स्टडीज सपोर्ट द बेनिफिट ऑफ स्कूलिंग विच इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़। अब जो रिसर्च स्टडीज थी उन्होंने स्कूलिंग के बेनिफिट्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा कि जितना अच्छा स्कूल होता है, जितनी अच्छी स्कूलिंग होती है उनका भी उनके इंटेलिजेंस पर, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ पर, एबिलिटीज़ पर काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है। स्कूलिंग इंप्रूव्स आईक्यू एज इट एंगेजेस द चिल्ड्रन टू कॉग्निटिव प्रोसेसेस ऑफ मेमोराइजिंग, रिहर्सल, ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन। अब आईक्यू का, स्कूलिंग का इम्पैक्ट आईक्यू पर पड़ता कैसे है, क्योंकि जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद करने को मिलती है, हमें रिहर्स करने को मिलती है, हम बहुत सारे लोगों से, टीचर्स से, अपने साथ के कंपेनियन से हम जो कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारी बहुत सारी स्किल्स भी इंप्रूव होती है कि लोगों से बात कैसे करनी है, उनके लिए भी कैसे मदद करनी है, अपनी मदद करवानी कैसे, लोगों से मदद भी चाहिए, ठीक है, सपोर्ट कैसे करना है, टीम वर्क क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है, और चीज़ें याद भी करनी है, फिर उनको रिट्राइव भी करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्कूल्स में ही सीखते हैं बेसिकली जा करके। तो स्कूल इस वजह से हमारी आईक्यू को काफ़ी इन्हेंस करता है, उसमें मदद करता है, इम्पैक्ट डालता है हमारे इंटेलिजेंस पर। School provides an enriched environment that allows their thought process to deal with the problems effectively. अब स्कूल क्या ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जाके जहाँ पर हमें प्रॉब्लम भी होगी, फिर हम उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, फिर उसी में क्या हमारी आईक्यू काफ़ी बढ़ने लग जाता है, हमारे इंटेलिजेंस पर काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है, ना कि सिर्फ इंटेलिजेंस पर, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है वैसे उसका। तो स्कूलिंग काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करती है कि हमें सोचना पड़े, अपने मेंटल प्रोसेस को, कॉग्निटिव प्रोसेस को यूज़ करना पड़े। तो ये इन्होंने बताया था कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो कितना एनरिच होता है, डेप्रीवेट होता है, उसका इन्फ्लुएंस हमारी इंटेलिजेंस पर कैसे पड़ता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक इन्होंने दिया, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। एडिशनल सपोर्ट फॉर इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन इंटेलिजेंस इज प्रोवाइडेड बाय रिसर्च फाइंडिंग्स ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अब इन्होंने बायोलॉजिकल फैक्टर भी दिया था कि सिर्फ एनवायरमेंट फैक्टर्स को और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए जो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उसके ऊपर भी इन्होंने रिसर्च करी थी कि वो भी हमारे इंटेलिजेंस को अफेक्ट करते हैं। मैनी बायोलॉजिकल फैक्टर्स दैट द इंडिविजुअल एनकाउंटर व्हाइल growing up can affect their intelligence. The biological influx act
ऑन द फिजिकल बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल। अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या हो गए, हमारे हार्मोन्स हो गए, हमारे ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग हो गई, ये सब हमारे इंटेलिजेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इस सब में क्या आ जाता है कि अगर हमें अपने हार्मोन्स भी बैलेंस करने हैं, ठीक है, अब हार्मोन्स शुरुआत में तो बैलेंस होते हैं, बट एनवायरनमेंट की वजह से अगर हम अच्छा खाना नहीं खाते, अगर हमको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, टॉक्सिक सब्सटेंस हम काफ़ी यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि हमारा जो IQ है वो काफ़ी उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम अल्कोहल या फिर सिगरेट या फिर टोबैको ऐसी सब चीज़ों को कंजप्शन करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी इंटेलिजेंस पर अफेक्ट पड़ता है। न्यूट्रिशन हैज़ बीन शोन टू अफेक्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस। जो हमारा न्यूट्रिशन होता है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, तो उस सब का भी हमारी इंटेलिजेंस पर काफ़ी उसका अफेक्ट होता है, काफ़ी इम्पैक्ट होता है उसका भी। प्रोलॉन्ग्ड माल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग क्रिटिकल अर्ली पीरियड्स ऑफ ग्रोथ कैन एडवर्सली अफेक्ट द न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब अगर हम कोई बच्चा है, ठीक है, वो अपनी क्रिटिकल जो अर्ली स्टेजेस होती है, ठीक है, बचपन से ही, इन्फेंसी की स्टेज से ही अगर वो अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, ठीक है, उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो उसके इंटेलिजेंस पर, उसके न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पर, उसके न्यूरॉन्स पर बेसिकली, और उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, उस बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पर काफ़ी उसका इम्पैक्ट होता है, एडवर्सली अफेक्ट होता है उसका। A number of toxic substances in children's prenatal or early postnatal environments like alcohol, drugs, radiation, sleep-based paint dust can affect neurological development and thus also affect children's later IQ scores. अब क्या होता है कि प्रीनेटल स्टेज पर या फिर पोस्टनेटल स्टेज पर अगर जो मदर भी होती है, फिर जो बच्चा भी होता है, उसको अगर ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ड्रग्स हो गए, अल्कोहल, रेडिएशंस हो गई, हार्श रेडिएशंस, ठीक है, इन सब का इम्पैक्ट उसके न्यूट्रिशनल, उसके न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, कि उसके जो न्यूरॉन्स होंगे वो उस टाइम पर बन रहे हैं, ठीक है, चीज़ें डेवलप हो रही है, काफ़ी नाजुक स्टेज है, तो उस टाइम पर अगर उसकी मदर होती है, ठीक है, बच्चा वूम में है अभी, उस टाइम पर अगर जो उसकी मदर होती है वो ऐसे कंजप्शंस करे अल्कोहल का, या फिर ऐसी जगह ऊपर जाएँ जो कि ज़्यादा केमिकल है, इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे धुआं, काफ़ी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी उनके ऊपर, उस बच्चे के ऊपर, उसके न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर, उसके न्यूरॉन्स के ऊपर काफ़ी बुरा इफेक्ट होता है, काफ़ी बुरा इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता है। और जब हमारे जो न्यूरॉन्स है वही अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ढंग से ट्रांसफर ही नहीं हो पा रही है, या फिर न्यूरॉन स्टार्टिंग से डिजनरेट होना स्टार्ट हो गए हैं, तो हमारी IQ पर तो उसका इम्पैक्ट होगा ही, हमारे IQ स्कोर हमेशा कम ही आएंगे। प्रीनेटल एनवायरनमेंट सच एज मदर्स न्यूट्रिशन, इमोशनल स्टेट एंड यूज ऑफ ड्रग्स अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ डेवलपिंग fetus एंड देयर इंटेलिजेंस। अगर मदर ही पहले से प्रीनेटल स्टेज में अगर मदर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं ले रही है, उसकी इमोशनल स्टेट बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या फिर काफ़ी डिप्रेस्ड है, तो वो भी उसके बच्चे की जो उस बच्चे की जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसको काफ़ी अफेक्ट करेगी। एन एग्जाम्पल ऑफ सच इफेक्ट, अब कुछ ऐसे इफेक्ट का एग्जाम्पल क्या है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, FAS, in which children whose mother have consumed alcohol during pregnancy show retarded physical and mental growth। अब fetal अल्कोहल सिंड्रोम में होता क्या, FAS में होता क्या, कि जिन भी बच्चों की मदर ने प्रेगनेंसी के टाइम पर अल्कोहल को कंज्यूम करा था, उन बच्चों में क्या रिटार्ड फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दिखती है, कि उनकी वो मेंटली भी इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती, उनकी कॉग्निटिव प्रोसेसेस भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, और फिजिकली भी उनमें कमी देखने को मिलती है। तो हमारी जो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है वो भी, जो हमारे बायोलॉजी है, हमारे न्यूट्रिशन, हमारे न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमारे न्यूट्रिशन का, हमारे एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जिनसे जो नर्चर के सपोर्टर थे, जो लोग ये मानते थे, जो साइकोलॉजिस्ट ये मानते थे कि भाई जो नर्चर होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, वो हमारी बॉडी को, वो हमारी इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। उन्होंने ये सारे प्रूफ दिए थे, एविडेंसेस दिए थे, जिनके थ्रू उन्होंने अपनी बात को प्रूफ करने की कोशिश करी थी। तो वीडियो इसी के साथ खत्म होते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर कोई भी क्वेरी रहती है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर भी मुझे शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।